करण्यासाठी त्यांनी थिंक शार्प फाउंडेशनची स्थापना केली 2018 साली. आणि त्या माध्यमातून त्यांनी देशामध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी ते काय करतात, शाळा निवडतात. त्या शाळेमध्ये ग्रामीण भागातील शाळा आणि त्या शाळेमध्ये त्यांच्या गरजेनुसार विद्यार्थ्याप्रमाणे त्यांच्या शहरी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी जे काही लागणारं सगळं साहित्य मेकअप करण्यासाठी, मॅजिक करण्यासाठी मग लॅपटॉप असतील, टॅबलेट्स, तुमचे मोबाईल्स असतील, नेटवर्किंग असते, हे सगळे त्यांना पुरवण्यासाठी ते काही काम करतात. ह्याशिवाय तिथे त्या शाळेमध्ये ते बुक मॉल घेतात, स्टडी मॉल घेतात, जेणेकरून त्यांना ह्या दोन्ही ह्याच्यामध्ये कुठलं गॅप राहू नये आणि दोन्ही विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळावी असं ते काम करत असतात. आदरणीय संतोषजी पटेल. सर्वप्रथम मैं मंच पर सभी उपस्थित मान्यवर गुरुजन और यहाँ मेरे सामने उपस्थित सभी मेरे गुरुजन, सादर प्रणाम, जय गुरुदेव. मैं आप सबसे आयु में छोटा हूँ, अगर कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिए. जब मेरे सामने कल 2 दिन पहले निमंत्रण पत्रिका अशोक जी ने भेजी थी तो मैंने देखा कि कोई पद्मश्री है, कोई काफ़ी बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और काफ़ी मेरे से ज़्यादा उम्र के थे और मैं ही उस निमंत्रण पत्रिका में, शायद आपको पहचानने में ये होगा कि मेरे बाल गए हैं तो वो पत्रिका में सब सेम दिख रहे हैं, बट मैं सबसे कम आयु का हूँ. तो जैसे अशोक जी ने कहा कि मेरा जन्म एक छोटे से गांव मांडवा, वैसे मांडवा काफ़ी लोगों को पता है क्योंकि वो विजय पथ जो मूवी था वो मांडवा नहीं है अलीबाग का, ये बीड जिले में परली तालुका है, जो परली वैद्यनाथ एक ज्योतिर्लिंग जहाँ पे है. तो वहाँ से मैं मराठवाड़ा रीजन से बिलोंग करता हूँ. आपको सभी को पता है कि मराठवाड़ा रीजन महाराष्ट्र में ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे कम है, चाहे फिर वो ट्रांसपोर्टेशन हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, वो सभी चीज़ों में हमेशा ही मराठवाड़ा रीजन को तकलीफें सहने कर पड़ रही है. जिसका अभी अशोक जी ने भी सुबह कहा, अभी माधव जी ने भी कहा कि लैंग्वेज कितनी महत्वपूर्ण है. और जब मैं बात करता हूँ हिंदी में या इंग्लिश में या मराठी में, तब मुझे समझ में आता है कि शायद हमने तभी लैंग्वेज के ऊपर अगर अच्छा काम किया होता तो शायद मैं अच्छी मराठी बोल पाता या अच्छी हिंदी बोल पाता या अच्छी इंग्लिश बोलता. क्योंकि अभी ऐसे हो गया है कि जहाँ पे कहीं बात करनी है ना ढंग से मराठी बोल पाते हैं, ना ढंग से हिंदी बोल पाते हैं, ना ढंग से इंग्लिश बोल पाते हैं. ये तीनों मिक्स हो जाती है. ये सही में हमारे कल्चर को अच्छी बात नहीं है. तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो कहा कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरह से लैंग्वेज सीखनी चाहिए, उसके लिए किस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए. ये इस जो अब ये दौर है इसकी बहुत ज़रूरत है. हमें सारे स्कूल में लैंग्वेज के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए, चाहे फिर वो मातृभाषा हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो. कोई भी लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, आपको आपके लैंग्वेज के ऊपर आपका एक प्रभाव होना चाहिए. उसी तरह से हम सभी जानते हैं कि जो ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल्स है, सरकारी स्कूल, महाराष्ट्र में हम उनको जिला परिषद स्कूल बोलते हैं. तो ये सारे स्कूल ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र चलाती है. तो अब जब सरकारी स्कूल आती है तो आप सरकारी दवाखाना ले लो, सरकारी स्कूल ले लो, सरकारी दफ्तर ले लो. हमें पता है कि जब अगर यही आप ले लो, यही सरकारी फैसिलिटी होती तो शायद हम यहाँ पे ये संगठन आज नहीं करते, क्योंकि हमें पता है वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी कैसी होती है. टीचर्स होते हैं बट टीचर्स को पढ़ाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो नहीं होती है. बच्चे होते हैं, बच्चों को बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, पीने के लिए पानी, शुद्ध पानी नहीं है, खाने के लिए मिड डे मील है बट वो उसमें भी न्यूट्रिशन की मात्रा जो होनी चाहिए वो उतनी उपलब्ध नहीं है. एक बार जब मैं स्कूल में गया था तो मैं हमेशा बच्चों को यही पूछता हूँ कि आप स्कूल आते क्यों हो. तो सबका एक ही आंसर आता है, सबका एक ही जवाब आता है, हम खाना खाने के लिए आते हैं. आप ही बताइए, आप इतने सब पढ़े लिखे हैं, इतने आप सब अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं, अगर स्कूल में जाने का मतलब सिर्फ खाना है तो क्या हम सही शिक्षा ले रहे हैं? बट क्या करें, वो भी सही है उनकी जगह पे, घर पे 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है गाँव में. तो जिला परिषद स्कूल है जो मिड डे मील प्रोग्राम चलाती है, तो लगभग साल में 4,500 करोड़ महाराष्ट्र सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के महाराष्ट्र के लिए मिड डे मील प्रोग्राम चलाती है. लगभग 30,000 करोड़ रुपए सैलरी पे खर्च होते हैं.
बाकी कुछ छोटे मोटे स्कूल के विकास में खर्च होते हैं, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा कहाँ से आएगा? कौन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा? अभी सुबह मैं सुन रहा था वनराई के हमारे दालिया जी ने कहा कि उन्होंने कुछ अलीबाग में कुछ बिल्डिंग्स अभी बिल्ड की है, जब वो कुछ जब अभी डिजास्टर नेशनल इसमें आया था उसमें तो काफ़ी बिल्डिंगें वहाँ पे गिर गई थी। तो ये गवर्नमेंट का काम है बिल्डिंगें बनाना, बट फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट के पास, उतना उनका बड़ा विजन नहीं है। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं, हमारा जो संस्था है थिंकशाफ्ट फाउंडेशन, जो मैंने 2011 में शुरू की थी, जब मैं जॉब कर रहा था मुंबई में। तो जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं काफ़ी अलग अलग चैलेंजों से गुजरा। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करता था बैंकिंग सेक्टर में MBA के बाद। तो इंटरव्यू देते देते मेरे 5-6 महीने चले गए। तो सोचा था कि अब मेरी तो बन नहीं पाएगी मुंबई में, मैं तो मेरी वापसी पे चला था, बट कोई मित्र के मदद से मुझे नौकरी मिल गई। बट नौकरी मिली, लेकिन नौकरी में मैं हमेशा पीछे रहता था। मैं कभी भी आगे ऑफिस में नहीं बैठा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं आती थी, अच्छी तरह से हिंदी में नहीं आती थी। लोग मेरा मजाक बनाते थे मेरी लैंग्वेज का, कि ये पहाड़ी जगह से आया है बोलते थे। तो बुरा लगता था मन में, बट एक जिद थी कि शायद मुझे जो चाहिए था मेरे स्कूल एजुकेशन में वो मुझे नहीं मिला। बट जो बच्चे हैं अभी जो गांव में स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? मैं पूरे महाराष्ट्र में तो काम नहीं कर पाऊंगा, बट एक जिले में एक आधे 2 स्कूल में तो मैं कर पाऊंगा। ये उम्मीद से मैंने संस्था 2011 में शुरू की, और मैं सैटरडे और संडे में सिर्फ काम करता था। बट काम बढ़ता गया, काफ़ी लोग जुड़ते गए, उसमें मित्र है, परिवार है, काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स हैं, और धीरे धीरे एक अच्छा संस्था का हमारा काम पूरे महाराष्ट्र में हुआ। आज मुझे कहने में खुशी होती है कि जो हमने 2013 में एक स्कूल से शुरू किया था, वहाँ पे हम 70 स्कूल में महाराष्ट्र में लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। और ये सारे स्कूल में लगभग हमने कुल मिला के 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके एक स्कूल का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। उसमें कंप्यूटर एजुकेशन है, उसमें ई-लर्निंग फैसिलिटीज है, उसमें हमने सेपरेट लाइब्रेरी सेटअप की है। टीचर्स को हमने यहाँ पे ही नहीं बट बाहर देशों के ट्रेनिंग्स में भी उनको इन्वॉल्व किया है। जैसे अभी हमने रिसेंटली फिनलैंड गवर्नमेंट एजुकेशन के साथ टाइप करके हमारे कुछ टीचर्स को वर्चुअल ट्रेनिंग वहाँ पे हमने दी है। उसी तरह से अभी कोविड के टाइम स्कूल बंद है, तो जैसे ही स्कूल बंद हो जाते हैं हमारे ग्रामीण इलाकों में उनकी पढ़ाई बंद हो जाती है। अभी आप सबके बच्चे को कम से कम एक टेलीफोन, एक स्मार्टफोन या लैपटॉप, टैबलेट तो अवेलेबल है, बट आप जब गांव में जाते हो तो बच्चे मॉर्निंग में अशोक जी ने कहा था कि वो ड्रॉप आउट नहीं है, वो फोर्सफुली बाहर है स्कूल के सिस्टम से, और उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। हमें एक अच्छा मौका मिला था हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, जो भी ये 60-70 साल की, हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदले। जो इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन हो रहा है वो एजुकेशन हम हमारे देश में लाए, टेक्नोलॉजी हम अपग्रेड करें, बट हम वो नहीं कर पाए, इसमें हम असमर्थ रहे। और इसके लिए कोई सरकार नहीं, हम सभी दोषी हैं, क्योंकि सरकारें हमसे ही बनती है, हम ही चुन के देते हैं सरकार को, तो दोषी हम हैं। बट कोई बात नहीं, हम हर एक चाहे तो हर एक स्कूल को अडॉप्ट करके वो हर एक स्कूल का हम ट्रांसफॉर्मेशन हम हमारे विलेज में कर सकते हैं, और उसी मार्ग से हम चल रहे हैं कि हम जितने हो सकते हैं, फिर वो NRIs हो, हमारे देश के फिलैंथ्रोपिस्ट हो या कॉर्पोरेट कंपनीज हो, उनके CSR फंड से हम हर जिले में पहुंच के वहाँ के स्कूल को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। अभी हम स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ भी डायरेक्टली काम करने की सोच रहे हैं, और हमने कल ही उनको प्रस्ताव दिया है। और मुझे बहुत खुशी है कि जो यहाँ के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमारा स्वागत किया है कि आप हमारे साथ मिलके जितने हो सकते हैं उतने मॉडल स्कूल बनाइए। जो अभी नए एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि सिर्फ 1500 मॉडल स्कूल बनेंगे, बट मैं कहता हूँ कि सिर्फ 1500 क्यों, 15,000 क्यों नहीं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिर्फ 1500 की करने की कैपेसिटी है, तो शायद हम सब में ये जितने सारे फाउंडेशन आज यहाँ पे है, या देश में जो जो संस्थाएं काम कर रही हैं, वो कम से कम 15,000 स्कूल तो एक साल में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये उद्देश्य हमें लेना पड़ेगा। आज हमारे गांव, अगर हम ग्रामीण और शहरी इलाकों की कंपैरिजन करते हैं, तो लगभग 70% हमारे जो नागरिक हैं वो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। 20,000 करोड़ बच्चे हमारे पूरे भारत देश में पढ़ते हैं, उसमें से 17 करोड़ बच्चे ये ग्रामीण स्कूल में पढ़ते हैं।
तो आप बताइए कि ग्रामीण शिक्षा पे ज़्यादा खर्च होना चाहिए कि शहरी शिक्षा पे? बट अनफॉर्चुनेटली जो ग्रामीण स्कूल में काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और उसके लिए कारण बहुत सारे हैं। हम सिर्फ पॉलिसी और गवर्नमेंट को ही दोष दे सकते। मैंने कई बार देखा है कि ग्रामीण इलाकों में जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, उनका बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल गया है, स्कूल नहीं गया है। तो ये हमें बदलाव लाना पड़ेगा। इसके लिए जब हम कोई गांव में काम करते हैं, जब कोई स्कूल के साथ काम करते हैं, तो हम सारे स्टेक होल्डर के साथ काम करते हैं। तो स्टेक होल्डर के में उनके माता पिता हैं, शिक्षण कमेटी जिसको हम स्कूल कमेटी बोलते हैं, टीचर्स हैं, और हर कोई जो स्कूल से जुड़ा हुआ है, इन सबको हम इकट्ठा लेके काम करते हैं, क्योंकि कोई अकेली संस्था स्कूल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। आज सुबह गुरुदेव को हम सुन रहे थे, गुरुदेव ने भी यही कहा, जो लाइव हम सेशन सुन रहे थे, कि जब तक सारे इकट्ठा नहीं आएंगे तब तक हमारा देश नहीं बदलेगा। और इसी तरह से गांव का स्कूल भी हमें अगर बदलना है तो सबको हमें इकट्ठा आना पड़ेगा, और यह संदेश हमें हमारे गांव तक पहुंचाना है कि हर स्टेक होल्डर को हमें इन्वॉल्व करना है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, पुणे के नज़दीक हमारी एक स्कूल में हम काम कर रहे हैं, खड़गवासला के पास गोरे बुद्रुक नाम का गाँव है। तो वो थोड़ा सा पुणे के करीब होने के कारण वहाँ पे जितने भी गांव के बच्चे थे वो शहरी स्कूल में पढ़ते थे, क्योंकि उनको पुणे नज़दीक था और उनकी इनकम जो है सालाना कोई अच्छी खासी थी, क्योंकि हम महाराष्ट्र में उनको गुंटा मंत्री बोलते हैं, क्योंकि वो ज़मीन जायदाद बेच के उनके पास पैसे आ चुके हैं। और उस गांव में जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो माइग्रेटेड फैमिलीज आई है मराठवाड़ा से या विदर्भ से यहाँ पे छोटे मोटे काम करने के लिए, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। हम 3 साल से उस स्कूल में काम कर रहे हैं, और मुझे बताने में खुशी होती है कि आज कम से कम 10% बच्चे उस गांव से उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल किया है जो पुणे के स्कूल में उनको 50,000 1 लाख रुपए दे के मिलता है। तो इस तरह से हमने 60 स्कूल हर लगभग महाराष्ट्र में बनाए हैं, और हम ये उम्मीद से चल रहे हैं कि हम आने वाले कम से कम 5 सालों में ये 60 से हम 600 स्कूल तक पहुँचे। और सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, बट हमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जो करीबी स्टेट्स है, खैर हमें तो जम्मू कश्मीर से भी इन्विटेशन है, बट शायद लॉजिस्टिक प्रॉब्लम की वजह से हम वहाँ पे काम कर नहीं पाएंगे, बट काफ़ी सारे ऐसे नज़दीक की स्टेट्स हैं जहाँ पे हम काम कर पाएंगे। सुबह ही मेरी पाटिल जी से बात हुई, मैंने उनको भी आग्रह किया है कि मैं आपसे सेपरेटली मिलूंगा और हम किस तरह से काम कर सकते हैं, हर गांव का एक स्कूल हम मॉडल स्कूल कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर मैं उनसे चर्चा करूंगा। अशोक जी से मैंने बात की कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं तो अशोक जी के माध्यम से क्यों ना हम लैंग्वेज के ऊपर काम करें, क्यों ना हम लर्निंग आउटकम के ऊपर काम करें, जो उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया है। माधव जी से भी मेरी बात हुई कि क्यों ना हम लैंग्वेज को किस तरह से, जिन्होंने उस तरह से एक जो उनका एक फ्रेमवर्क बनाया है, क्या वो फ्रेमवर्क महाराष्ट्र में हम कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल तक हम उनको फैला सकें। तो ये बहुत बड़ी ताकत है जो आज ये भारत विकास संगम से हमें मिलती है, क्योंकि हमें जो ये सब आज NGO यहाँ पे आई है, शायद हमें एक नई ऊर्जा, नई एक चेतना पैदा हुई है कि हम इकट्ठा आके वापस काम करें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि शायद मेरे बाद भी और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आपको मार्गदर्शन करने वाले होंगे, आपको उनके बारे में सुनना है। आपने सबने मुझे यहाँ पे सुना और मुझे बहुत सारा प्यार दिया। मैं विशेष आभारी हूँ आपको अशोक जी का, क्योंकि वो मुझे बहुत बार कहते थे कि आप इसका हिस्सा बनिए, आपको बहुत ताकत मिलेगी, आपको बहुत सारी लोगों से मुलाकात हो जाएगी। और आज जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं वापस सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे 2 शब्द को मैं यही विराम देता हूँ। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। बीड़ जैसे जिले से आपने एक आदर्श खड़ा किया हुआ है, ये प्रेरणादायी है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित संस्कृति संवर्धन मंडल के अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद जी देशमुख और आफाम के भी वो अध्यक्ष हैं, मैं उनको विनती करता हूँ कि आप अपना यहाँ पे मनोगत सबके सामने रखें, हम सबको मार्गदर्शन करें। व्यासपीठ आणि श्रोते नमस्कार। मी गेल्या काही वर्षापासून या भारत विकास संगमशी मी जोडला गेलो आणि त्याच्यानंतर मी दरवर्षी
या संगमच्या निमित्तानं येत गेलो आणि जसं एखाद्या वारीला एखादा भक्त नियमाने जातो, श्रद्धेने जातो, तसा मी येत असतो. काही लोक भेटतात, नवीन विचार ऐकायला मिळतात, काही नवीन संस्थांचे ओळखी होतात, त्यांच्या कामाची पद्धत समजावून घेता येते. आता ज्या जिव्हाळ्यानं श्री माधव रेड्डी यांनी शिक्षण क्षेत्रातील त्या बदलाची मोठी आवश्यकता त्यांनी लक्षात आणून दिली आणि दुर्दैवानं इतक्या मोठ्या म्हणजे ज्याचं ज्या गोष्टीच्या हातामध्ये म्हणजे संबंध देशाच्या नाड्या आहेत त्याच्याकडे फारसं कोणी गांभीर्यानं पाहिल्या जात नाही. खरं तर जसं आपण हे संबंध देशाने ह्या कोविडची एक दखल घेतली होती जेवढ्या गांभीर्यानं, तेवढ्या गांभीर्यानं हा दखल घेण्यासारखाच हा विषय आहे की ज्याचा संबंध पुढच्या पिढ्या भलं भलं करण्याची ताकद त्या सिस्टममध्ये आहे आणि जे आमूलाग्र बदल करण्याची जी आज गरज आहे त्याचा सगळ्यात आपण सगळ्यांनी विचार करावा. दुसरं एक मला या प्रसंगी एक सांगावंसं वाटतं, एक आफामचा चेअरमन म्हणून आणि एक महाएनजीओ फेडरेशनशी मी पण गेल्या काही वर्षापासून जोडल्या गेलो. पण असं एक लक्षात येतं की बऱ्याचदा आपण सगळ्या ह्या जोडल्या गेलेल्या छोट्या छोट्या संस्था आहेत सगळ्या पण आपण बऱ्याचदा गव्हर्नमेंटच्या शासनाच्या योजना किंवा CSR यांच्यावरती आपण खूप अवलंबून राहिलो. म्हणजे त्यांच्याशिवाय आपलं पार हलत नाही किंवा त्या योजना म्हणजेच त्या चालवणं हेच आपलं काम आहे अशा पद्धतीचं एक होत असतं आणि मग आपण त्या CSRचे आपण किंवा त्या कॉर्पोरेट सेक्टरचे किंवा शासकीय योजनांचे सब कॉन्ट्रॅक्टर असं आपलं एक स्वरूप होऊन बसतं. मला इथं उदाहरण म्हणजे का इथं लक्ष्मण सिंगजी लापोडे आलेले आहेत, तर खरंच त्यांनी तो विषय अधिक विस्ताराने मांडला असं मला वाटलं होतं की यांनी कुठल्याही योजना किंवा सरकारी मदत किंवा कॉर्पोरेट सेक्टरची मदत न घेता त्या स्थानिक लोकांना उभं करून त्यांनी त्या गावामध्ये तो जो बदल घडवला आहे तो खरं तर आपण सगळ्यांनी त्यांच्याशी बोलून तो विषय त्यांनी ते कशा पद्धतीनं त्या लोकांना तयार केलं. खरं तर तिकडं आपल्यासारखेच लोक तिकडं पण असतात, पण त्या लोकांना त्यांनी ते कशा पद्धतीनं त्यांनी प्रवृत्त केलं आणि मोठ्या संख्येनं त्यांना कसं त्या गावाच्या बदलामध्ये त्यांना त्याचं सक्रिय योगदान घेतलं. तर याविषयी आपण सगळ्यांनी त्यांच्याशी जरूर आपण आवर्जून बोलावं आणि त्यांनीसुद्धा या विषयावरती अधिक बोलावं. त्याच्यातल्या मर्यादा पण लक्षात आणून द्याव्या. त्याच्यातले जो एक लाभार्थी लोकांना जर आपण ह्या कार्यक्रमात जर त्याच्यात इन्व्हॉल्व केलं तर जी त्या प्रकल्पाची जी मालकी येते आणि त्या मालकीमुळं तो जो कार्यक्रम पुढे शाश्वतरित्या टिकून राहतो तो कुठल्याही इतर मदतीनं तो येणं केवळ अशक्य आहे. तर याविषयी थोडंसं अधिक विचार मंथन व्हावं भारत विकास संगमच्याही पुढील काळामध्ये किंवा मी एक आदरणीय पाटील साहेबांना फाउंडरना मी विनंती करतो की त्यांनी याच्यावरती थोडंसं उद्या समारोप प्रसंगी थोडंसं भाष्य करावं की या लाभार्थ्याला हमको जो बेनिफिशियरी होते हैं साहब कि उनको हम कैसे इन्वॉल्व करें और जो उनको एक ओनरशिप कैसे मिल सकती है कि जो कार्यक्रम सस्टेन हो सके, इसके ऊपर आप कुछ अगर एक तो जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं उनका जो डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट स्कीम पर और या CSR पर वो थोड़ा सा कम होती जाए. उनको मोटिवेट करना एक बड़ा मुश्किल काम मगर उतना ही इम्पोर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है. ये मेरे विचार एक आपके सामने रखने के लिए जो एक अपॉर्चुनिटी मिली इसके मैं एक भारत विकास संगम और माय फेडरेशन का आभारी हूँ. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया. यहाँ पर हम इस सत्र की समाप्ति करते हैं और हम सभी को विनती करते हैं कि हम चाय के लिए हम सब इकट्ठा थोड़ा फिर से हमारे कैंटीन में जाते हैं. चाय होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है. आदरणीय चंद्रकांत जी राठी जी, आदरणीय बसवराज जी पाटिल और यहाँ पे अभी हमारे साथ यहाँ पे आए हुए पद्मश्री महेश जी शर्मा जी का मार्गदर्शन इस ब्रेक के बाद हम लोग करते हैं. मैं सभी अतिथियों को और सब सम्माननीय स्वयंसेवी संस्थाओं को विनती करता हूँ कि आप चाय लेके एक 15 मिनट में वापस आइए. नेक्स्ट सत्र हम 4
4:20 तक 4:15 तक या 4:20 तक शुरू करेंगे।